गुड मॉर्निंग पार्टिसिपेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे यारों, मेरा सुबह का नमस्कार आप लोगों को स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूँ इस वीडियो के द्वारा। मेरा जो चैनल है आप लोगों को पता है, अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट है। आज मैं स्कूल लेक्चरर 2018 में जो पेपर सेकंड था उसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं मुझे उम्मीद है कि वो डिलीट हो सकते हैं, नहीं भी होंगे ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। तो मैं उन लोग क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे जो भी आपका सजेशन है आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे सकते हो। मेरे चैनल को आप जब आप ओपन करोगे तो वहाँ एक सब्सक्राइब रेड अंकों में लिखा होगा, रेड न्यूमर में कि सब्सक्राइब, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे। वहाँ पे क्लिक करने पर आपको क्या होगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और वहाँ पे जाकर आप मुझे सजेशंस दे सकते हो कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन में सर आपने ये चीज़ बताई है वो एक्सेप्टेबल है या नॉन एक्सेप्टेबल है, इसके बारे में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो एक एक क्वेश्चन को हम लेते हैं कि वहाँ पे दूसरी बात है, मैं हर एक क्वेश्चन के बारे में जब आपसे डिस्कस करूंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा भाई ये क्वेश्चन क्यों डिलीट हो रहा है, ठीक है। उसके डिलीट होने का रीजन बताऊंगा और नहीं हो रहा है उसका रीजन भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि वो डिलीट क्यों नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा, जो क्वेश्चन डिलीट होने की कगार पे है या फिर कगार क्या हो गई, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन के आप हम डिस्कस भी करेंगे, प्रीवियस पेपर से कंपेयर भी करेंगे। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं या हिंदी में लिख देता हूं क्योंकि ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं, मेरा मीडियम इंग्लिश होने की वजह से थोड़ी मुझे हिंदी में प्रॉब्लम आती है। विद्युत अपघट्य जैसे केसीएल के लिए डिबाई हकल ऑनसेंगर समीकरण है। ये क्वेश्चन जो है यदि हम किसी भी की से मिलाएं, सरस्वती धाम की से मिलाएं तो लगभग सभी के आंसर सही है क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर आता रहता है। इसका आंसर जो है वो था, मैं आंसर लिखूंगा नहीं सारे, इस आंसर के डिलीट होने की चांस क्यों है वो मैं आपको समझा देता हूँ और नहीं भी हो सकता उसका भी रीजन मैं बता सकता हूँ आपको। 82.4 अपॉन dt 1/2 मीटा प्लस 8.20 इंटू 10⁻5 dt 1/2, ठीक है, लैम्डा m 0√c, ठीक है। ये इसका राइट आंसर था। अब यहाँ उसने मिस्टेक क्या करी है, यहाँ मिस्टेक उसने जो करी है, यहाँ dt जो है उसकी पावर 3/2 आंसर आएगा, ठीक है। अब मैंने इस क्वेश्चन का काफी एनालिसिस किया। जो एग्जाम हमारे 2015 वाली वैकेंसी आई थी लेक्चरर की जिसमें 799 पद थे, उस वाले में भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या है, उस इक्वेशन को क्वेश्चन में लिखा था उसने और उसने इसको जो है ए और मतलब इसको यहाँ पे उसने ए लिख दिया था, इसको उसने बी लिख दिया था कि ए और बी क्या है, ऐसा क्वेश्चन जो है उसने पूछा था। इक्वेशन ये लिखी हुई थी, मतलब वहां पे भी ये वाली गलती कर रखी थी। तो 2016 वाली जो एग्जाम थी, मतलब 2015 में निकली थी वैकेंसी और 2016 में एग्जाम हुआ था, तो वहां पे इस क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया गया था। ये किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया होगा, हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस बार तो क्या है, ये ऑप्शन में प्रेजेंट है ये गलती, और ऑप्शन में प्रेजेंट होने की वजह से ये डिलीट होगा। यदि कोई ऑब्जेक्शन लगाता है तो डिलीट होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ये इक्वेशन जो है गलत है। और यदि ऑब्जेक्शन नहीं लगते हैं तो शायद नहीं होगा। एक दो ऑब्जेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा, आरपीएस इतना कंसीडर नहीं करती। ज्यादा ऑब्जेक्शन लगते हैं उतना ही, जो जितने नंबर ऑफ जितने ऑब्जेक्शन ज्यादा होते हैं उतने ही आरपीएससी जो है आप लोगों के कंसीडर करती है। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है आपका ये डिलीट हुआ। एक अगला क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, हिंदी में लिख देता हूं ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया, क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो मेरे अनुसार डिलीट हो सकते हैं, मैं उन क्वेश्चन को ही डिस्कस करूंगा। इतना टाइम भी नहीं है कि इतना बड़ा पेपर आपके साथ में डिस्कस कर सकूं। एक अभिक्रिया का स्थिर दाब पर
डेल्टा एच का मान, डेल्टा एच का मान तापमान के साथ, तापमान के साथ, तापमान के साथ परिवर्तन निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ठीक है, एक अभिक्रिया है, एक अभिक्रिया का स्थिर दाब पर डेल्टा एच का मान तापमान के परिवर्तन के साथ किसके बराबर है? ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन है डेल्टा पी, एक दे रखा है डेल्टा यू, तीसरा दे रखा है डेल्टा जी और डेल्टा सीवी। देखो यदि हम सीपी और सीवी के बारे में बात करें तो ये क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे है, हीट, ठीक है, चेंज इन हीट, हीट कैपेसिटी क्या होती है, सीपी और सीवी होते क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड, और ये जो हमारी होती है इंटरनल एनर्जी होती है, डेल्टा यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा जी जो है हमारी बाद में गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो अब यदि हम बात करें स्थिर कांस्टेंट प्रेशर पे, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो चेंज इन एनर्जी होता है वो डेल्टा एच होता है। ठीक है, डेल्टा एच का मान बिल्कुल इसमें लिखा है, स्थिर मान पर तापमान के साथ परिवर्तन, निम्नलिखित किसके साथ परिवर्तन होता है। तो इसमें हालांकि हमारा जो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज होता है वो होता है हमारा सीपी होता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा कुछ इतने हीट कैपेसिटी का कहीं जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा, तो मुझे डाउट है कि ये आंसर तो इसका यही होगा सीपी, मैंने भी सीपी किया, मेरा सही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज में डाउट लग रहा है इसमें कि इसमें जो है एक्चुअली हीट कैपेसिटी होती क्या है। हीट कैपेसिटी ये होती है कि किसी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, 1 डिग्री टेम्परेचर का सब्सटेंस का करने के लिए वो होता है, उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। एक होती है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, और एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री जब बढ़ाते हैं तो उसको मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं, और जनरली जब 1 ग्राम सब्सटेंस का जब वेट 1 डिग्री बढ़ा देते हैं तो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि डेल्टा एच के मान में परिवर्तन लिख रखा है इसने। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन मेरे को एक्चुअली जो इसका आंसर सीपी आना चाहिए उस क्वेश्चन के अनुसार ये लैंग्वेज नहीं बनाई क्वेश्चन वाले ने, मैं ऐसा सोचता हूँ। हो सकता है आपका सजेशन इसके अंदर क्या रहा हो, आप मुझे सजेशन बॉक्स में लिखिए कि सर इसका जो है आपका क्या इसका अंदर आपने सोचा है वो है। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पे डिलीट होने वाला है, वो क्वेश्चन आपके पास में हो सकता है कि दूसरे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, हो सकता है ये डिलीट हो, अदरवाइज नहीं भी हो सकता, मेरा गलत कंसेप्ट भी हो सकता है, लेकिन मैं जो मेरे दिमाग में चल रहा है मैं वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दे रखी थी उन्होंने, NO2 Br KCN C2H5OH 150 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे X। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है कि ये ऐसा लग रहा है कि 150 डिग्री टेम्परेचर दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरीज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरीज हो सकती है हमारे पास में। अब आप देखोगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है हेलो एरीज में, मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरीज में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस हैलोजन को जो है उससे हटाना जो है एकदम क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और डिफिकल्ट होने की वजह से
हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है हम अटैच करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हैं तो इस ब्रोमीन का हटना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। जब मैंने न्यूक्लियोफिलिक एप्लीकेशन हेलोजन इसमें पढ़ाया भी है वीडियो में, आप लोगों ने देखा हो तो शायद, नहीं देखा होगा जहाँ तक है, लोग थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं इसलिए नहीं देख पाते कई बार, तो वो एक बार आप डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो इसमें क्या है प्रॉब्लम क्वेश्चन में, इसमें यदि यहाँ पे क्या है कि एल्कोहलिक केसीएन जो है उसका थोड़ा सा मुद्दा मुझे समझ नहीं आ रहा कि एल्कोहलिक केसीएन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ तो हमें एल्कोहलिक केसीएन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यहाँ तो हम एक्वस केसीएन ले लेते तो वो प्रोडक्ट हो जाता है, यहाँ से बीआर हटता और सीएन लग जाता, मतलब ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला सही हो जाता, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये एल्कोहलिक केस जो एल्कोहल लिया है वो थोड़ा समस्या पैदा कर रहा है कि इससे ऐसा क्यों लिया है, एक्वस केसीएन क्यों नहीं ले सकते इसके अंदर, क्योंकि जब एल्कोहलिक केसीएन लेंगे ना तो इस बॉन्ड के थोड़ा ब्रेक होने में प्रॉब्लम आएगी और हमारे पास में सीएन न्यूक्लियोफाइल जो है इजीली फॉर्म नहीं होगा। तो ये एक थोड़ा देखना पड़ेगा कि आरपीएससी ने इसमें एल्कोहलिक केसीएन, मैंने इस क्वेश्चन को ढूंढा भी बुक्स के अंदर, बहुत सारी बुक्स के अंदर डिस्कस किया, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया कि भाई ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक रिएक्शन दे रखी थी, हालांकि ये भी मुझे डाउट लग रहा है कि इसमें ऐसा क्यों किया। ये आपके सामने एक रिएक्शन दी हुई है और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो जो सरस्वती धाम की जो की है उसमें दिया हुआ है इसका आंसर 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल। क्या दिया हुआ है? 2,4 डाइनाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल। टू फोर डाइनाइट्रोफिनोल इसमें आंसर दिया हुआ है। मैंने इस रिएक्शन को काफी जगह सर्च किया, मुझे कहीं ये रिएक्शन नहीं मिली, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा इसके बारे में यदि आपके पास में हो तो मुझे प्लीज सजेशन दीजिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा डिलीट होगा क्वेश्चन, लेकिन हाँ मुझे इसका कहीं आंसर नहीं मिला। जो नाइट्रोबेंजीन का पार्शियल रिडक्शन मुझे अवश्य मिला है कि सोडियम सल्फाइड या अमोनियम सल्फाइड से कराते हैं, तो जो आंसर है इसके अंदर वो मिल रहा है 3 अमीनो नाइट्रोबेंजीन बनता है। 3 अमीनो नाइट्रोबेंजीन जो है वो बन रहा है, तो ये तो मुझे मिला है, ये कहीं मुझे मिला नहीं। तो आप लोग इसके बारे में मुझे सजेशंस आप अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे दीजिए ताकि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है डिलीट होने वाला वो देखिए, मतलब इसमें डाउट्स हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफी बच्चों से मेरी इस बारे में बात हुई है, इस क्वेश्चन को लेकर तो काफी पंगा भी हुआ है लोगों से कि भाई अब इसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट बन रखा है वो प्रोडक्ट सरस्वती धाम की के अनुसार जो बनेगा C6H5 NH डबल बॉन्ड NH C6H5, ठीक है, सॉरी सिंगल बॉन्ड है ये, और मैं जो करके आया हूँ वो करके आया हूँ C6H5 N डबल बॉन्ड N C6H5। मैंने इसको गलत मान के नेगेटिव काट रखे हैं, उसका कोई टेंशन नहीं है मुझे, लेकिन मैं इसको डिलीट इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इसमें अब जो है अभी जो प्रेजेंटली बुक चल रही है हमारे पास में पहुप सिंह की आरबीडी की, उस बुक को देखिए, और एक बुक हमारे पास में है जो अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बुक है, उसके अंदर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो NaOH है आपका एक्वस होगा तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास में जो है हाइड्रोएजोबेंजीन बनेगी, और यदि एक्वस नहीं होगा एल्कोहलिक होगा तो ये बनेगा। तो इसके अंदर ये वेरीफाई नहीं किया हमको कि NaOH एक्वस होना चाहिए या एल्कोहलिक होना चाहिए, ये चीज उन्होंने क्लियर नहीं करी, तो इस वजह से ऑब्जेक्शन तो लगेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब नहीं हमको तो यदि मान लो कुछ नहीं किया तो एक्वस मान लेते हैं, ऐसे कैसे मान लेंगे हम यार, बच्चों का खेल है क्या? ये आरपीएससी का एग्जाम है, लोगों का सिलेक्शन होना डिपेंड करता है इसके ऊपर, कुछ नहीं होगा तो कुछ भी मान लोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आरपीएससी ने बहुत बड़ी गलती करी है कि मेंशन करना चाहिए यहाँ एल्कोहलिक एक्वस, लिखने में कहाँ जोर आ रहा था हमको, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग जो है इस पे ऑब्जेक्शन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बिल्कुल मैं भी लगाऊंगा इस पे ऑब्जेक्शन, निश्चित रूप से ऑब्जेक्शन लगाऊंगा, ठीक है। इसके बाद में जो क्वेश्चन है, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, लेकिन मैंने जो सरस्वती धाम वालों से बात करी, कुछ मेरी फैकल्टी जो जानकार है वहां पे, उन्होंने ये क्वेश्चन बताया, मूल अवस्था में NH3 का अणु कक्षक विन्यास
अणुकक्षक विन्यास निम्नलिखित में से किस प्रकार से दिया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका डिलीट हो सकता है। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे इस चीज के बारे में बताया कि सर ये क्वेश्चन भी आपका जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में हम जो आगे चलते हैं, आगे जो क्वेश्चन जो मैं मार्क कर रखे हैं कि भाई ये डिलीट हो सकता है, उसके अंदर वो देखते हैं। अब जो है मैं एक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन पे और आता हूँ कि जो मेरे को एक केमिस्ट्री की फैकल्टी ने बताया था कि इन 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन नंबर ऑफ NMR सिग्नल। अब ज्यादातर जो इसका आंसर आता है वो क्या बता रहे हैं लोगों, 4। आंसर क्या है 4, और मैं जो करके आया हूँ इसके अंदर आंसर क्या कर गया हूँ, 3 कर गया। तो कुछ लोगों से बात करी, उन्होंने ज़्यादातर ने 90% ने मुझे 4 ही बताएं, लेकिन 10% लोग जो हैं इस पे भी एग्री हैं। तो मैं तो अपना गलती मान के चल रहा हूँ, मैंने तो नेगेटिव काट रखे हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसको भी आप लोग ऑब्जेक्शन में ले सकते हो कि भाई यहाँ कई जगह जो है मेरे को कहीं पिक भेजी है कई लोगों ने कि भाई ऐसा ऐसा भी हो सकता है, को कंडीशंस नहीं जो दे नहीं रखी इसके अंदर कुछ। तो मैं NMR के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता सकूँ। ठीक है, अब मैं साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को आप लोगों के पास में आ रहा हूँ कि साइकोलॉजी के कौन कौन से क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो था सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में किसने कहा था? तो ऑप्शन ए में है बिने, ऑप्शन बी में है स्पीयरमैन, ऑप्शन सी में है गार्डनर, और ऑप्शन डी में है स्टेनबर्ग। तो देखो इसमें मैं जो आंसर करके आया हूँ वो ए करके आया हूँ। ऑप्शन जो है इसका आंसर बी जो है वो सही होना चाहिए। लेकिन इसमें एक क्या है कि सामान्य मानसिक योग्यता, यदि हम स्पीयरमैन की बात करें तो स्पीयरमैन ने 2 चीजें की थी कि 2 प्रकार की बातें की थी, तो सामान्य मानसिक योग्यता और एक विशिष्ट मानसिक योग्यता की बात करी थी। मतलब सामान्य मानसिक और इसके लिए तो बात करी थी स्पीयरमैन ने, लेकिन यदि हम केवल मानसिक योग्यता की बात करें, केवल मानसिक योग्यता की बात करें तो इसमें यदि ऐसा क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछता है कि सामान्य जी फैक्टर और एस फैक्टर दोनों को देता तो स्पीयरमैन इसका आंसर बिल्कुल सही है। अभी मैं इसका आंसर बिल्कुल स्पीयरमैन ही मान के चल रहा हूँ। आरपीएससी क्या सोचती है उसके बारे में वो जाने, लेकिन इसका आंसर जो है बिने भी हम थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि यदि मान लो एकल फैक्टर की बात करें, एकल तत्व की बात करें, तो एकल तत्व यदि माने इसको मानसिक योग्यता को, मानसिक योग्यता की बात बिने ने करी थी, आप देख लीजिए बुक में, लेकिन सामान्य शब्द वहां लिखा हुआ नहीं है। तो आंसर तो इसका स्पीयरमैन ही आएगा, क्योंकि सामान्य वर्ड जो है स्पीयरमैन दे रहा है। लेकिन ऑब्जेक्शन लग सकता है इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन के तरीके में, पूछने के तरीके में थोड़ा सा उसने गलती करी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं आप लोगों को ये जो है बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में जो आप लोग क्वेश्चन पे आ सकते हो कि अगला क्वेश्चन कौन सा डिलीट हो सकता है, उस पर हम डालते हैं मुद्दे। अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित से निर्माणवाद का उपागम है। निम्नलिखित में से निर्माणवाद का उपागम है। तो इसमें ऑप्शन में एक था सोशल, बी में था क्रिटिकल, सी में था इमोशनल, और डी में था मोरल। ठीक है, मैं जो इसका आंसर करके आया हूँ बी है। मेरा तो गलत मान रहा हूँ, गलत मान के मैंने नेगेटिव कर दिया। ठीक है, ज्यादातर वही क्वेश्चन डिलीट कर रहा हूँ जो मेरे गलत हुए हैं। तो इस चीज का आप लोग बुरा मत मानिएगा कि सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो, आपके क्वेश्चन डिलीट हुए हैं जो सभी के डिलीट होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मेरी सोच आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ना कि कोई दादागिरी कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या है। अब इसके उपागम की बात करें तो ज्यादातर के आंसर जो है, या अवनी कोचिंग सेंटर की आई है, मैं उसको सबसे अच्छी की मानता हूँ। उसकी चेंज में इसमें सोशली आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरा मन कहता है कि इसका आंसर क्रिटिकल होना चाहिए। क्यों कहता है क्रिटिकल? क्योंकि निर्माणवाद जो होता है, निर्माणवाद जो ये सोशल जो थिंकिंग है, ये इसका जो है उपागम ना होके इसका प्रकार में आता है कुछ ना कुछ ये। ठीक है, जबकि इसका जो अप्रोच है वो अप्रोच होता है क्रिटिकल थिंकिंग से। नेट पे अपन डालेंगे तो वहाँ क्रिटिकल थिंकिंग लिखा हुआ मिल रहा है,
लेकिन अब आरपीएससी क्या मानती है इसको अंदर, वो अलग बात है। तो मैं इस पे ऑब्जेक्शन जरूर लगाऊंगा इस क्वेश्चन पे, क्योंकि वास्तव में इसमें आंसर क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि मैं तो आंसर इसका क्रिटिकल करके आया हूँ, ठीक है। बाकी ये दोनों का आंसर नहीं होंगे, इन दोनों में से एक आंसर होगा इसका, इमोशनल जो है इसका आंसर नहीं हो सकता है। इसके बाद में हम जब जो जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा कि अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य में, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायक। ऑप्शन ए में है उच्च नैतिक आशाएं और ऑप्शन बी में है विद्यालय का मुख्य अध्यापक का लचीलापन। क्वेश्चन में यहीं पे थोड़ा सा मुझे लगता है सी और डी ऑप्शन है नहीं, तो उनको मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, फालतू में समय क्यों बर्बाद करें। अब मैं उच्च नैतिक आशाएं मैं करके आया हूँ, और एक लड़की है सोनिया जी, उन्होंने जो है मुख्य अध्यापक का लचीलापन आंसर किया। मैंने उनसे बात हुई, उन्होंने अपना तर्क भी दिया। एक अवनी कोचिंग सेंटर की जो की आई है उसमें भी साहब विद्यालय का अध्यापक, उन्होंने उन सर से बात करी, सर ने अपने आंसर पे अड़ी गई कि साहब इसमें मुख्य अध्यापक का लचीलापन। अब मैं एक क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। देखो, एक अध्यापक जो है मुख्य मानसिक स्वास्थ्य उसका तब अच्छा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य मतलब मेंटल हेल्थ, नेगेटिविटी ना हो, बिल्कुल भी सकारात्मक सोच हो, हर तरीके से सकारात्मक सोच हो। सकारात्मक सोच जैसे मैं मेरे बारे में बताता हूँ कि जब मैं घर से जाता हूँ तो घर में 1000 प्रकार की समस्याएं रहती है, तो हम परेशान रहते हैं निश्चित रूप से। जैसे ही मैं सुबह मॉर्निंग में 8 बजे अपनी क्लास शुरू करता हूँ और क्लास में 8 से 9 कंटिन्यू 12वीं क्लास को पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने के बाद में इतना अच्छा संतोष प्राप्त होता है कि सारी प्रकार की जो नेगेटिविटी होती है मेरे दिमाग की वो दूर हो जाती है, मतलब मैं मेंटली हेल्थ फिट होता हूँ, ठीक है। उसके पीछे मेरा एक रीजन है कि मेरा एक मोरल एक्सपेक्टेशन ये होता है, नैतिक आचरण ये होता है कि मैं अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा तो बच्चों का निश्चित रूप से उद्धार होगा, बच्चे सक्सेस होंगे, कोई किसी को बेरोजगारी की चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी। तो मेरा जो है अच्छा पढ़ाने के प्रति मेरी मोरल जो है, नैतिक मेरा एक आचरण है, नैतिक मेरा आदर्श है। दूसरा, सोनिया जी की बात को मैं रखता हूँ यहाँ पे। सोनिया जी कह रही है कि साहब मुख्य अध्यापक लचीलापन होना चाहिए। मुख्य अध्यापक मतलब हेडमास्टर, प्रिंसिपल, हमने तो 12वीं में प्रिंसिपल ही होगा। प्रिंसिपल यदि मान लो फ्लेक्सिबल होगा तो लोग कहेंगे चूतिया है, ये तो ज़रा क्या है, इसको क्या आता है, ये कहेंगे। उल्टा जो सिस्टम के प्रति है लोग क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे कि यार मुख्य हेडमास्टर ही साला गधा है, चूतिया है, तो उसको कौन क्या इंपॉर्टेंस देगा, है। तो मैं सोचता नहीं हूँ कि भाई इससे क्या उसका मेंटल हेल्थ, जब हेडमास्टर ही चूतिया दिखेगा तो आप बताओ उसको कैसे कौन मानेगा कि भाई ये स्कूल ठीक है या फिर ये संस्था अच्छी है। या और अध्यापक, हर अध्यापक जो है आपस में एक दूसरे की गोष्ठी भी करेंगे, अरे यार उसकी हमेशा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा उठाएंगे कि यार ये तो, जबकि हेडमास्टर थोड़ा सा ऐसा नहीं कह रहा पूरा स्ट्रांग होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का भी और स्ट्रांगनेस का दोनों का मिश्रण होना चाहिए उसके अंदर, मेरे हिसाब से। तो देखो मैं ये सब सोचता हूँ, इसलिए मैं इस क्वेश्चन में इस आंसर को सही मानता हूँ। बाकी तो आरपीएससी ही मालिक है, क्या मानती है वो भगवान अपने आप में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है मेरा किसी बात का बुरा नहीं माने, कुछ गलत शब्द निकल गया शायद मेरे मुंह से, ऐसा लग रहा है मुझे, तो क्योंकि कई बार समस्याएं ज़्यादा हो जाती है। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन जो डिलीट होंगे ये कंफर्म डिलीट होगा बच्चों, निम्न लिखित में से क्या एक अधिगम प्रबंधन एलएमएस का प्रकार, एलएमएस का मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। इसमें मैंने साहब इसको खूब ही सर्च कर लिया, फाइनली मैंने ये पाया कि ये सारे है ना, सारे एलएमएस हैं, ये सॉफ्टवेयर है, ये एडमूडो, दूसरा ब्लैक बोर्ड, तीसरा डोसीबो और ये मूडल। तो मैंने इसको सर्च किया तो ये सभी सब एलएमएस के एग्जांपल हैं। मैं आंसर जो इसका ब्लैक बोर्ड करके आया हूँ। मेरे को तो एडमूडो, डोसीबो, मूडल ये क्या लगे, साढ़े बहुत ज़्यादा तगड़े वर्ड। ब्लैक बोर्ड ऐसा लगा मैंने कि यार ये तो अपना घर का ब्लैक बोर्ड है, तो ये नहीं होगा। तो OD1 से मैंने इसका आंसर निकाला।
तो लेकिन फिर मैंने नेट पे सर्च किया, नेट पे सर्च करने के बाद में ये एडमोडो, ब्लैक बोर्ड, ग्राफिकल मॉडल, ये सभी के सभी जो हैं क्या लग रहे हैं, एलएमएस से रिलेटेड है सारे के सारे। अब आरपीएससी क्या मानती है, बाकी मुझे तो इस क्वेश्चन जो है 100% पहले ही राउंड में डिलीट हो जाएगा जहाँ तक है ये। और लास्ट जो साइकोलॉजी का क्वेश्चन है मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक अवनी कोचिंग सेंटर की की मेरे पास आई थी, उस कोचिंग सेंटर की की में कुछ हो सकता है। देखो इधर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम परिस्थिति आवासीय अधिगम वातावरण, आवासीय अधिगम वातावरण का रूप नहीं है। ठीक है, तो इसमें साहब पहला था ई लर्निंग। आवासीय का मतलब ये होता है कि देखो मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूं और मैं पढ़ा रहा हूं तो सामने मेरे आप थोड़ी बैठे हो, आप तो बैठे हो, जब मोबाइल खोलोगे जब देखो तो मैं जो मेरा जो वीडियो आप लोगों को पहुंचेगा वो मेरा जो अध्ययन है आपको वो आभासी अध्ययन का माध्यम हो गया, कि मतलब आदमी सामने नहीं खड़ा, कंप्यूटर के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से जब कोई पढ़ाता है, किसी को संदेश देता है, जैसे मोदी जी अभी उनको संदेश दे रहे हैं तो आभासी अधिगम दे रहे हैं वो इस समय, क्योंकि सभी जगह कोरोना से सभी लोग व्याप्त हैं, इस वजह से जो है बिल्कुल आमने सामने बैठकर जो बात होती है तो वो नहीं हो रही है। अभी जो है सभी काम, सारे काम क्यों हो रहे हैं, कोरोना की वजह से आभासी हो रहे हैं। ई लर्निंग आप लोगों के अगले जो एग्जाम्स है उनके लिए फायदा रहेगा, क्योंकि आजकल अपने जो आप तीनों पेपर उतार लो, फर्स्ट ईयर के तीनों ही पेपर के अंदर जो है ई लर्निंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आभासी अधिगम के क्वेश्चन निश्चित रूप से तीनों ही पेपर में। तीनों पेपर क्या मतलब जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर, फर्स्ट ईयर के जितने 18 सब्जेक्ट या 15 सब्जेक्ट की जो एग्जाम हुई है उन सभी में ई लर्निंग का क्वेश्चन आया है। ज्योग्राफी वाले में भी ई लर्निंग का क्वेश्चन आया है, वो मेरे मित्र है योगेश जी, उन्होंने बताया मुझे। ठीक है, ई अधिगम। दूसरा है विचारात्मक विवेचात्मक, इसको रिफ्लेक्टिव लर्निंग भी बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टिव। ठीक है, अंग्रेजी में ई लर्निंग को हम ई लर्निंग है ही। फिर है ऑनलाइन, और एक होती है ब्लेंडेड लर्निंग जिसको मिश्रित लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ई लर्निंग तो वही इंटरनेट के द्वारा सीखना ई लर्निंग होगी, जैसे मैंने यूट्यूब में खोला, वीडियो लगा भाई रीड 2020 लगा दिया और सुन लिया। ठीक है, ऑनलाइन का मतलब जूम ऐप से पढ़ रहे हैं कहीं, या फिर उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो वो ये दोनों तो आभासी हैं। अब मिश्रित क्या होता है, मिश्रित में क्या होता है, जैसे मान लो सपोज करो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, और पढ़ाते पढ़ाते इधर मैंने क्या कर दिया, इधर प्रोजेक्टर खोल लिया और इधर मेरा बोर्ड है, तो मैं खुद हैंड टू हैंड भी पढ़ा रहा हूँ और उस सॉफ्टवेयर उस बोर्ड उस कंप्यूटर की हेल्प से भी आपको कुछ हेल्प कर रहा हूँ। मतलब जहाँ पे विचारात्मक लर्निंग भी हो और साथ में कैसी हो, आभासी लर्निंग भी हो। तो इस प्रकार की ये जो बीच में छोटा सा छेद बन रहा है ना, ये छेद जो है आपका मिश्रित लर्निंग है। कैसा है, मिश्रित लर्निंग है ये आपका, क्योंकि इसके अंदर ये भी आ रहा है, रिफ्लेक्टिव भी आ रहा है, विवेचात्मक मतलब नॉन आभासी, तो ये रियल लर्निंग हो गई अपनी, और ये हो गई आभासी स्यूडो लर्निंग। स्यूडो लर्निंग भी बोल देंगे या फिर ऑनलाइन लर्निंग। तो जब दोनों का मिश्रण हो जाता है तो ये बन जाता है बीच में, और इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित लर्निंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको मिश्रित लर्निंग कहते हैं। लेकिन इसमें तो नहीं है, तो इसमें मिश्रित में आ तो गया थोड़ा बहुत, तो भाई मिश्रित में आभासी तो घुस ही गया, वो तो है, लेकिन यहाँ विचारात्मक विवेचात्मक जो है ना, अपनी विचारों का विवेचात्मक जो लर्निंग है वो जो है हमारी कैसी लर्निंग होगी, वो हमारी नॉन आभासी होगी, बिना कंप्यूटर के साथ है। जैसे मैं और एक सामने वाला आदमी बात कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, तो वो वाली लर्निंग जो होगी हमारी विवेचात्मक लर्निंग होगी। मेरा मुद्दा समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मैं इन क्वेश्चन को क्यों डिस्कस किया मैंने आपके सामने। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में जो डिलीट होने वाला है, वो क्वेश्चन जो है, अब मुझे लगता नहीं कोई क्वेश्चन जो है डिलीट होगा। एक ये बालों की क्रीम वाला जो लड़के ज्यादा ही चिल्ला रहे हैं इस क्वेश्चन को लेके, वो भी एक बार देख लो आप लोग। बालों की क्रीम भाई, इसमें क्या है, मैं इसको ज्यादा चैलेंज नहीं कर सकता क्वेश्चन में, क्योंकि एनसीईआरटी बोल रही है इसके पीछे,
जब भीष्म पितामह पीछे खड़े हो तो क्या बोलेगा अर्जुन। तो ये है, इसमें एक तो दे रखा था सॉल्व, दूसरा दे रखा था जेल, तीसरा दे रखा था इमल्सन, और चौथा और था ठोस। तो भाइयों मैं एक बात बताऊं, मैं तो देखो जेल करके आया हूँ, क्योंकि मैं तो माथा में जेल ही लगाता था हमेशा, और जेल वाला इसलिए जेल कर है। लेकिन साहब किसी एक कैंडिडेट ने मुझे साहब स्क्रीन भेजी है, पिक भेजी है एनसीईआरटी की, बालों की क्रीम जो है इमल्सन का प्रकार है। बिल्कुल हो सकता है इमल्सन, इमल्सन जो होते हैं वो होते हैं जिनमें लिक्विड और लिक्विड से मिलके बने जो होते हैं, अरे जिनमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही जो होते हैं लिक्विड होते हैं, वो सारे इमल्सन होते हैं हमारे। अब मैंने जेल क्यों किया, क्योंकि जेल जो है, जेल की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, जेल, जो जेल जो होते हैं उन जेल में क्या होता है कि हम सिर में लगाते हैं। जेल को तो आप जानते ही होंगे, जेल जनरली कब बनते हैं, जब किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर इमल्शन बनाते हैं तो उसको जेल होता है। तो हम जनरली क्यों बोलते हैं जेल, किसी कंपनी का भी नाम नहीं है, जेल कुछ वो भी नहीं है, तो फिर इसको जेल क्यों बोलते हैं। मुद्दा ये आता है कि इसको जेल बोलते क्यों है भाई, जब ये ना तो सारा कोई कंपनी का नाम, ना फिर भाई इसको, तो फिर इमल्सन ही क्यों नहीं बोले शुरू से, जब हम पैदा हुए इस दुनिया में आए तब से हम एक ही नाम सुनते आ रहे हैं कि जेल लगाओ बालों में, ताकि बालों में रंगत आ जाएगी और बहुत बड़ा इंप्रेशन बनेगा दुनिया के सामने जाके। लेकिन हमने उस समय वर्ड इमल्शन हमारे दुनिया में हमारे सामने वर्ड क्यों नहीं आया, तो मुद्दा ठोको इसके ऊपर, आरपीएससी के ऊपर, भाई क्यों इसको जेल बोलते हैं, फिर उन्होंने डाला क्यों ऑप्शन ये, ठीक है। और फिर ये बालों में लगाने जब हम जाते हैं मार्केट में दुकानदार के पास पूछने भाई जेल देना बालों में लगाने के लिए, बाल चपकाने, क्यों नहीं उसको ऐसे बोलते इमल्सन देना भाई। तो इस चीज़ के लिए आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मानव अधिकार आयोग के तहत भी आप इसके अंदर क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है यही कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्शन लग सकता है, बाकी सभी क्वेश्चन जो हैं अप्रॉक्सीमेटली सभी सही हैं, ठीक है। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा सा आप लोगों को अजीब सा लगा होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ परिस्थितियाँ थोड़ी सी इसी प्रकार से रही इन वीडियो के दौरान, तो आप लोग इस वीडियो को देखें। मेरा आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, अपने सजेशन बॉक्स में अवश्य दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगामी जो फर्स्ट ग्रेड है या फिर जो भी इस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी मैं आपको समय समय पे बांट करूँगा। धन्यवाद बच्चों।